मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का 7 चैप्टर। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका 8 चैप्टर और बचता है, वो हम बना के इस बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कोई भी 6th क्लास की नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अब हम लोग कौन सी बुक स्टार्ट करें। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे हम वही वाली बुक को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, या साइंस, या आपकी एसएसटी की कोई दूसरी बुक जो आप कहेंगे मैं उसको ही बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट्स करके जवाब दें कि हम कौन सी बुक को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर जो है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये हमारा जो चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया, तो ये चैप्टर आपका 6th क्लास का 7 चैप्टर है। जबकि जब आप 9th क्लास में जाएंगे और 9th क्लास में ज्योग्राफी की बुक पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 1 होगा। तो देखिए, अगर आपने आज ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको ये चैप्टर रिवाइज़ करना होगा। आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछेंगे। मैं आप लोगों को पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर किया जा सके। इसी के साथ मैंने हिंदी मीडियम की भी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम की तो मैं बना ही रही हूँ। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसे ही कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ वीडियो का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। आंसर्स मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगी कि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर लर्न करना चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पेपर से रिगार्डिंग, जो पेपर में पूछे जाते हैं जनरली आप लोगों की क्लास में, वो भी मैं बताती हूँ बीच बीच में। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आवर कंट्री इंडिया के बारे में। देखिए, हमारी कंट्री इंडिया है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई आके हमसे ये पूछे, अच्छा आपकी कंट्री इंडिया है, ज़रा ये बताइए कि वो कितने एरिया में फैली हुई है, यानी ज़मीन जो है उसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, कितने स्क्वायर फीट में या कितने स्क्वायर किलोमीटर में, ज़रा बताइए। तो हम क्या बताएंगे। या अगर हमसे कोई पूछ ले कि अच्छा आप इंडिया में रहते हैं, ये बताइए कि वहाँ पे कौन कौन से लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं, यानी स्थल आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो हम क्या जवाब देंगे। या अगर किसी ने हमसे पूछा अच्छा आप इंडिया में रहते हैं तो ये बताइए कि आपके नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यानी आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो हम क्या जवाब देंगे। तो आज इस चैप्टर में हम यही सब जानेंगे कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, और हमारे इंडिया के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट और वेस्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, इंडिया में कितने लैंड फॉर्म्स है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि इंडिया एक वास्ट जोग्राफिकल जो है आपका एक कंट्री है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वास्ट का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इंडिया हमारी बहुत बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आप सब जानते हैं। तो अब आपसे बताया जा रहा है कि जैसा आप जानते हैं कि नॉर्थ में हमारे हिमालय है। ठीक है, इसके बाद आपके वेस्ट में जो है वो अरेबियन सी है। जबकि अगर आप ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और अगर आप साउथ की बात करें तो साउथ में इंडियन ओशन है। तो भाई हम किसी भी चीज़ को 4 डायरेक्शन से ही देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यस और नो? यस, है ना। तो अब नॉर्थ में आपको मालूम है कश्मीर वाला एरिया आता है जहाँ पे आपको हिमालय पर्वत मिलेगा। अगर आप जाने तो ईस्ट में आपका आता है कलकत्ता वाला एरिया, जिसमें आपको इधर बे ऑफ बंगाल मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका एक तरह से सी है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके वेस्ट की, तो वेस्ट में आप जानते हैं कि ये आपका गुजरात, राजस्थान वाला एरिया होता है। यहाँ आपका आता है अरब सागर यानी अरेबियन सी। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे साउथ की, तो आप जानते हैं कि ये आपका इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इन्हें पेनिसुला बोलते हैं। पेनिसुला का मतलब ही यही होता है कि वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। क्लियर है, आगे चले। अब देखिए, ये बताते हैं कि अगर हम इंडिया को टोटल एरिया नापें तो टोटल एरिया इसका जो है साउथ से नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, टोटल जो एरिया है आपका वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ आपको दिया गया है। क्लियर है।
उसके बाद बताते हैं कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ चले, यानी ऊपर से नीचे आए, नॉर्थ से साउथ आए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुँचे, तो वो एरिया जो ऐसे आपकी लंबाई में है ये आपका है 32 किलोमीटर। कितना है? 32 किलोमीटर। अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम जाएं, तो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका कच्छ हो गया, ये 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। क्लियर? आगे चले। तो अब यहाँ पे आपको लैंड फॉर्म बताए गए हैं कि सबसे ऊपर आपका माउंटेन है, नीचे आपके डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट किसे कहा जाता है? रेगिस्तानों को। उसके बाद आपको नॉर्थन प्लेन है जो आपका दिल्ली और बिहार और हरियाणा वाला एरिया है। उसके बाद आपको बताया गया है कि आपके प्लेट्यूज भी हैं, कोस्टल एरिया भी है और आइलैंड्स भी हैं। क्लियर है? तो अब बताते हैं यहाँ पे आपको कि देखिए जैसा जैसा लैंड फॉर्म होगी, ठीक है, जैसे लैंड फॉर्म होगी, जितनी वैरायटी होगी लैंड फॉर्म की, वैसे ही उस जगह का क्लाइमेट होगा। अब भाई जैसी ज़मीन है वैसी ही जलवायु होगी। अब जैसे जलवायु और ज़मीन है, ये दो चीज़ें प्रभावित करती हैं किसको? ये किसके मेजर फैक्टर हैं? ये आपके वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इसके मेजर फैक्टर हैं। यानी कि जैसी ज़मीन है, जैसा क्लाइमेट है, जलवायु है, वैसे ही वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, वैसे ही वहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी जंगली ज़िंदगी होगी, एज वेल एज लैंग्वेज एंड कल्चर ऑल्सो। यानी कि ये आपके लैंग्वेज और कल्चर को भी क्या कहते हैं ना, प्रभावित करते हैं, इनके ऊपर भी असर डालते हैं, इनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए अब अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर अभी हम कुछ ऐसे लहजे को इस्तेमाल करें, ऐसे ज़बान बोलने लगे जो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ओहो मैम तो लगता है हरियाणा की हैं, है ना। या अभी कोई इंसान सामने से आए और वो कहे आज मैम की तबीयत ख़राब है, आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ या पढ़ाने वाली हूँ, तो उनके बोलने के स्टाइल से, और मान लीजिए वो लखनऊ से है, तो आप क्या कहेंगे? उनका जैसे ही वो आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, एक दो लाइन आपको पढ़ाएंगे, आप कहेंगे ओहो लगता है आज ये वाले जो सर आए हैं या आज ये जो मैम आई हैं लगता है ये लखनऊ से आई हैं, है ना। या अगर वहीं कोई आपसे मान लीजिए ऐसे बोलना शुरू कर दे मुंबई वाली लैंग्वेज, तो आप फ़ौरन पकड़ लेते हैं ना कि भाई आप क्या मुंबई से हैं। या कोई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोले तो आप कहेंगे अच्छा भाई कानपुर से आए हो, है ना। तो क्या मतलब है कि आपको ज़बान से पता चल जाता है कि कौन किस जगह का है ना। जैसी जगह होती है वहाँ पे उस ज़बान के भी अलग अलग रूप होते हैं और कल्चर तो अलग होता ही है। अब आप कश्मीर जाइए, कश्मीर के ड्रेस क्या हमारी दिल्ली जैसे ड्रेस की तरह होते हैं? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दिल्ली जैसे कपड़े पहन लें। या दिल्ली के लोग कश्मीरी कपड़े पहन सकते हैं, हाँ ठीक है, दिसंबर में हो सकता है हम उसे पहन लें, लेकिन उनका जो वेट है, जो उनका स्टाइल है, वो हमें सूट ही नहीं करेगा, हम उसे कर ही नहीं पाएंगे, हम अपना ही नहीं पाएंगे उसे। या राजस्थानी जो सूट होते हैं या राजस्थानी जो ड्रेसअप है, जो उनका स्टाइल है या ज्वेलरी स्टाइल है, क्या वो हम पहन पाएंगे? वो बाजू तक कड़े पहनना, वो सब हम कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। हमको ओहो कितना ऑड लग रहा है ना। तो क्या मतलब है कि हर जगह का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी वेजिटेशन है, और ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये आपके लैंड फॉर्म और क्लाइमेट पे करता है। क्लियर है? आगे चले। और आप ये याद रखिएगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो डाइवर्सिटी वाला देश है, यानी कि यहाँ पे भिन्नता है, लेकिन भिन्नता में भी एकता है ना। हम अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग ड्रेसअप करते हैं, अलग अलग कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारत जो है वो विभिन्नता में एकता वाला देश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अकॉर्डिंग जो 2011 में सेंसेक्स हुई थी उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि इंडिया जो है वो 120 करोड़, ठीक है, यानी 121 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। 120 करोड़ यहाँ लिखा है वैसे 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग, और जो सेंसेक्स हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि लगभग हमारे देश में 121 करोड़ आबादी है, यानी कि मोर देन 120, है ना। तो यानी 120 से ज़्यादा, तो लगभग 121 करोड़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हमारा ही देश है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में है, और उसके कम जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में है।
अब देखिए यहाँ पे आता है लोकेशन सेटिंग, कि हमारे देश की लोकेशन सेटिंग क्या है। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में जाना था कि कुछ आपके लैल्टीट्यूड्स हैं, कुछ आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने जानी थी। कुछ हॉरिजॉन्टल्स लाइन हैं जो इमेजिनिंग है, जो रियल में नहीं है हमारे अर्थ पर। ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। इसको आप डिटेल में पढ़ने के लिए फर्स्ट चैप्टर को एक बार दोबारा से देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो चीज़ इसमें आई है उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया। तो ग्लोब में हमने एक लकीर खींची जो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी ऊपर वाले हेमिस्फीयर में है। क्लियर है। इसके बाद जो आपके यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपके भारत को भी लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो आपका पृथ्वी का काम खत्म। अब हम बात करते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ भारत की। ठीक है। तो जो ये हमारा भारत देश है, अगर हम बात करें तो आपने जाना था यहाँ कुछ ऐसे लंबी लंबी रेखाएं हैं, कुछ लेटी लेटी रेखाएं हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 8.4 नॉर्थ से लेके 37 पॉइंट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ से लेके ऐसे करके अगर हम बात करें, जो ऐसे रेखाएं हैं दिशांतर जिन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, तो ये आपका कहाँ से 8.4 दिशांतर से लेके 37 दिशांतर तक फैला हुआ है। जबकि अगर हम बात करें फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की, तो आप जान सकते हैं कि ये 68.7 ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट तक फैला हुआ है। यानी कि ये यहाँ लॉन्गिट्यूड की लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आप ऐसे देख पा रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। आप लोग जानते हैं कि ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इसके अलावा यहाँ पे और कोई बहुत ख़ास बात नहीं है। बस एक चीज़ आपको और बताई गई है इसमें जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो आपकी दिशांतर वाली रेखाएं होती हैं ना, जो ऐसे नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, इसमें ना एक ऑल ओवर ग्रीन विच होती है जो कि पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करती है, और एक ऐसी रेखा होती है जो अपने अपने देश का टाइम डिसाइड करती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपका एक लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ता है, एक लॉन्गिट्यूड में आपका 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का फ़र्क आता है। इसीलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को बस आप ख्याल रखेंगे। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में समझाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ नेबर की, यानी कि हमारे पड़ोसी कौन हैं। तो देयर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, यानी ऐसी 7 कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, जिसमें एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान। अब देखिए, बच्चे क्या करते हैं, एक यहाँ का बोलेगा, एक यहाँ का बोलेगा, एक ये बोलेगा, एक ये बोलेगा। इससे क्या होता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है ये बोला पता नहीं बोला। तो इसलिए ये एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा इधर से क्लॉकवाइज चलिए। पहले ये दोनों लीजिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो देखिए, ये पाकिस्तान भी बाउंड्री है, अफ़गानिस्तान भी बाउंड्री है। ठीक है। हमेशा क्लॉकवाइज चला कीजिए। इसके बाद आपका देखिए, यहाँ 3 आते हैं, नेपाल, चाइना और भूटान। इन तीनों को ले लीजिए। फिर नीचे 2 है म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो इस तरह से ये 7 कंट्रीज़ आपकी हो गई जो लैंड बाउंड्रीज़ अपने साथ शेयर करती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपके पड़ोसी देश है हमारे इंडिया के। इसके बाद देखिए, ये आपका जो है, ये आपका है वेस्ट। ठीक है। तो वेस्ट में आपके अरेबियन सी है, अभी हम लोग पढ़ के आए। ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, ये भी अभी हमने पढ़ा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं, 7 हमारे पड़ोसी देश है, 7 नेबर्स हैं, नेबर्स कंट्रियाँ। लेकिन अगर हम बात करें तो श्रीलंका भी हमारी नेबर कंट्री है। बस क्या है कि वो हमारे डायरेक्टली लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ये एक जल संधि के द्वारा हमसे जुड़ी हुई है। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, बल्कि आपकी बुक में नहीं कहा गया है तो आप स्किप भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर जाने दीजिए। आगे देखिए, यह आपको पता है अरबियन सी में आपके लक्षद्वीप और मालदीव 2 तरह के ये द्वीप समूह हैं। इसके बाद बे ऑफ बंगाल में अगर हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार आपके द्वीप समूह हैं, द्वीप समूह यानी आइलैंड्स।
ठीक है। तो ये सब इंडिया के आइलैंड्स हैं, ठीक है, लक्षद्वीप भी, मालदीव भी और अंडमान निकोबार भी। और जैसा कि अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे कि इसके दक्षिण में जो है आपका साउथ में जो है इंडियन ओशन है, तो ये देखिए ये रहा आपका इंडियन ओशन। क्लियर है, आगे चले। यहाँ देखिए ये आपके पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है कि इसमें आपको इंडिया के सारे स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स यानी उसकी जो राजधानियाँ हैं वो बताई जा रही हैं कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना मैप ये आगे पीछे कर दिया गया है। अब मैप पहले दे दिया गया है और अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न अब आ रहा है। तो ये ऊपर वाले ही मैप के अकॉर्डिंग है कि हमारे देश में जो है 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं एंड 29 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, जिसमें आपका दिल्ली भी है। ठीक, और ये हमारे नेशनल कैपिटल भी है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की जो राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये मैप क्या है। ये आपका फिज़िकल मैप है इंडिया का। ठीक है, तो हमने ये पिछले चैप्टर में अभी जो इससे जस्ट पहले हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जाना था कि इंडिया में मेनली 3 तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। एक वो जो आपका माउंटेन रेंज है, सेकेंडली वो जो आपका प्लेन एरिया है, थर्ड वो जो आपके प्लेट्यूज़ हैं। तो मेनली हमने यही 3 चीज़ें जानी थी और यहाँ पे यही 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ये जो एरिया है ये सब डेजर्ट वाला है यानी रेगिस्तान है। इसके बाद जो ये वाला एरिया होता है ये सब आपका कोस्टल एरिया कहलाता है। कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे वाला एरिया, तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये आप लोग जैसे जैसे आगे क्लास में जाएंगे वैसे आपको डिटेल स्टडी में मिलेगा। फ़िलहाल आपको बस 3 जानना है तो इन्हीं तीनों को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा है ना फिज़िकल डिवीज़न। तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में माउंटेन, प्लेट्यूज़, प्लेन, कोस्टल्स, ठीक है, इसके अलावा आइलैंड, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिमालय का मतलब क्या है। हिमालय का मतलब है अबोर्ड ऑफ स्नो यानी कि एक बर्फ़ का घर। ठीक है, हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया जाता है जैसा कि आप यहाँ इस मैप में देख पा रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, नहीं ये वाला नहीं, ब्लैक करते हैं। चलिए देखिए, ये आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, ये फर्स्ट रेंज है। ओके, देन ये वाली जो रेंज है ये आपकी सेकंड रेंज है। ओके, उसके बाद ये वाली जो रेंज है ये आपकी थर्ड रेंज है। इस तरह से हिमालय को 3 रेंज में डिवाइड किया जाता है। अब इन 3 रेंजेस के नाम क्या क्या हैं इनको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 रेंजेस जो हैं उनके नाम बताएं कि सबसे जो नॉर्थन मोस्ट है यानी कि सबसे जो नॉर्थ में है उसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं यानी कि सबसे ऊपर वाला, उस या फिर हम उसे हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में हमारे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो भी लोकेटेड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है उसको हम लोग मिडिल हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपके हिमालय के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये हिमालय तो पूरा हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट अब आपका आता है नॉर्थन प्लेन के बारे में यानी कि जो आपका दिल्ली और यूपी वाला एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। ठीक है, ये आपको बताया जाता है कि ये बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है। ये हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, गंगा, इंदु है ना, और आपकी ब्रह्मपुत्र, इनसे ही बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया होता है क्योंकि हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरह से जो आपका नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो इरोजन किया हुआ मटेरियल लाके यहाँ पे छोड़ देती हैं, डंप कर देती हैं और किस तरह से ये एरिया इतना अच्छा हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका वेस्टर्न जो पार्ट है वो आपका ग्रेट डेजर्ट कहलाता है, जो बहुत सूखा, हॉट, गर्म और सैंडी यानी कि रेतीला है। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होता है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब मिट्टी गर्म है, सूखी हुई है, बिल्कुल मुरझाई हुई है, पानी है ही नहीं, तो उसमें कोई भी वेजिटेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, बस वैसे ही आप जानते हैं कि कांटेदार झाड़ियाँ या फिर आपके कैक्टस वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्थन प्लेन आता है जिस पे आपके पेनिसुलर्स होते हैं, प्लेट्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि जनरली आपके ट्रायंगल शेप के होते हैं। ये सब हम लोग जान चुके थे। अरावली हिल जो है उसमें सबसे पुरानी है,
पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें विंध्यास और सतपुरा जो है ये भी आपके इम्पॉर्टेंट रेंज है। अब आपकी बता दें, देखिए आपकी जो रिवर्स होते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। रिवर्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की। पहली वो होती हैं जो आपकी माउंटेन रिवर कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? माउंटेन रिवर्स, यानी कि जो आपकी पहाड़ से निकलती है, हिमालय पहाड़ से निकलती हैं, जैसे कि आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंदु, ये सारी, जिसे हम सिंधु बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो टाइप है वो आपकी होती है प्लेट्यूज रिवर, यानी वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती हैं, जिसमें आपका नर्मदा, ठीक है, तापी, ये सब आती हैं, सतलुज, कृष्णा, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी जो है ये अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। और ये वेस्टर्न घाट जो है, इसके अलावा यहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट, 2 अलग अलग घाट हैं, ठीक है। जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब कोस्टल प्लेन के बारे में आप सब जान गए हैं, यानी कि जो आपका ये मुंबई टू गोवा, ये सारा जो एरिया है, भुवनेश्वर वगैरह, जो समुद्र के किनारे होता है, जिसमें एक तरफ ज़मीन है, दूसरी तरफ समुद्र है, ठीक है। ये आपका सारा कोस्टल प्लेन कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको बता दिया गया है कोस्टल प्लेन में जो है ये बॉर्डर होते हैं, बहुत सारी नदियाँ इसमें गिरती हैं। जैसे यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो ये नदियाँ दी गई हैं, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और जब ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं तो ये डेल्टा भी बनाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन कौन सी नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो आप ये याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है, कि ये ऐसी हैं जो आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो नदियाँ हैं, दीज रिवर हैव फॉर्मेड फर्टिलाइज डेल्टा एट देयर माउथ, ठीक है। अपने मुंह पे, अपने मुहाने पे आकर ये बनाती है। अब कैसे बनाती हैं? देखिए, नदियाँ पहाड़ से गिरी, प्लेन में आई, प्लेन में आने के बाद वो दोबारा समुद्र में जाके मिलती हैं। जो समुद्र में गिरती हैं, ज़मीन से जब वो समुद्र में गिर रही होती हैं, तो यहाँ पे वो सारा अपना लाया हुआ मलबा छोड़ देती हैं। तो क्या होता है, जब वो ऐसे करके मान लीजिए गिरती हैं, तो वो ऐसे मलबे को बीच में छोड़ती हैं। आधी नदी इधर से गिरती है, आधी नदी इधर से गिरती है, तो ये जो बीच में मलबा इकट्ठा हो जाता है, यही डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये सब सुनामी के बच्चों ने बनाया है। सुनामी के लिए ये इस बच्चे ने ये वाली बनाई है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सुनामी कहाँ आती है और जो फ्लड है यानी बाढ़ है वो कहाँ आता है, इसको थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग जान लें। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो बाढ़ होती है यानी फ्लड जो होता है वो आपका रिवर वाले एरिया में आता है, जहाँ नदियाँ होती हैं, ठीक है। जब नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती है, रिवर्स जब आपकी ओवरफ्लो हो जाता है, जब उसमें पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो आता है उसे हम कहते हैं बाढ़, ठीक है। लेकिन जब समुद्र के अंदर वेव्स उठती हैं ज़्यादा मात्रा में और वो रिहायशी इलाकों में यानी कि जो पब्लिक प्लेस है उसमें आ जाते हैं, तो वो जो आती है उसे हम सुनामी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बाढ़ या फ्लड जो है वो हमेशा रिवर में आता है, और जो आपके सुनामी है, जिसे हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सुनामी ही कहते हैं, वो आपके समुद्र में आती हैं। क्लियर है? आगे चले। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लास्ट में छोटा सा आपको बता दिया गया है कि 2 ग्रुप है हमारे पास आइलैंड के। एक लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में लोकेटेड है, दूसरा आपका जो है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि आइलैंड्स है, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ टिक मार्क दिए गए हैं, इसके अलावा यहाँ फिलअप भी दिए गए हैं, और फिर आपको मैप वर्क दिया गया है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आंसर शीट में बताऊंगी। यहाँ देखिए आपको मैप वर्क में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में बताना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का यानी इंडिया की जो मानक रेखा है वो क्या है वो बताना है। स्टेट इन विच यू लाइव यानी कि वो स्टेट जहाँ आप रहते हैं इसके बारे में बताना है। इसके बाद अंडमान एंड जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, ये आइलैंड कहाँ हैं मैप में, इसको बताना है, इनकी स्थिति को बताना है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में बताना है। तो चलिए ये सारे हम लोग आंसर शीट पे डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया।
यानी इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन क्या क्या हैं। तो देखिए वैसे तो हमें पता है मेनली 3 है, एक माउंटेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेट्यूज, ठीक है। लेकिन वैसे अगर ऑल ओवर देखा जाए तो हम इसे 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपके 3 to 5 मार्क्स में आता है। अगर मान लीजिए आपके 3 मार्क्स में आता है तो सिर्फ आपको इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। इनको डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। नॉर्थन माउंटेन्स हैं, दूसरा है आपका प्लेन, तीसरा है आपका डेजर्ट, तीसरा है चौथा है आपका प्लेट्यूज वाले, और चौथा है आपका 5वां कोस्टल हो गया, और लास्ट जो है वो आपका आइलैंड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपके 6 मार्क्स में आते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ये क्या है, कैसे बने हैं, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है इंडिया शेयर इज़ 8 लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम दैम। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक क्वेश्चन तो यही आएगा जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर होती हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरी तरह से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप इंडिया की नेबर कंट्रीज़ के नाम बताइए, ठीक है। इसके अलावा इसका तीसरी टाइप ये हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ लेंगे डायरेक्टली कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ है वो कौन कौन से कंट्रीज़ से शेयर होती है, ज़रा उनके नाम लिखिए। तो ये तीनों तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आंसर आपका सेम रहेगा कि ये आपके जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है विच 2 मेजर रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी। वो कौन सी 2 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा एंड तापी। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है नेम द डेल्टा फॉर्मेड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी कि उन डेल्टा के नाम लिखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं उन दोनों नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो इस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्मेड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपको पता है 29 स्टेट्स है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच द स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल, ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं जिनकी कैपिटल यानी राजधानी सेम है। तो देखिए यहाँ आपको लिखा है कि 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटोरियल हैं। इसके अलावा आपका पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी यानी कैपिटल जो है वो सेम है। कौन सी है, चंडीगढ़। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थन प्लेन, यानी कि जो आपका नॉर्थन प्लेन एरिया है यूपी, दिल्ली है ना, बिहार, हरियाणा, ये वाला एरिया, यहाँ पे ज़्यादा आबादी क्यों रहती है। तो इसका आंसर सिंपल सा आप लिखेंगे कि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टिलाई है और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं इंदु है ना, और इनकी जो सहायक नदियाँ उनके द्वारा बनाया जाता है। उनके द्वारा यहाँ पे जो ये इरोजन करते हैं, उस जो इरोजन की मटेरियल होता है वो यहाँ लाके जमा होता है जिसके द्वारा ये एरिया बना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाई है, इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अब दोनों चीज़ें आप लिखेंगे कि एक तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है और दूसरा यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है वाई इज़ लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल लैंड, कोरल आइलैंड। तो इसे कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, वो जब मरते हैं तो जब वो मरते हैं तो सॉरी, तो वो जब मरते हैं तो उनकी डेड बॉडी एक ही जगह आके इकट्ठा होती है और वो इकट्ठा होते होते ठोस बन जाती है, इतनी ठोस कि वो मिट्टी जैसी लगने लगती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है स्मॉलर ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में है और यहाँ बताते हैं कि बहुत सारे कोल पोल्स स्केलेटन होते हैं ट्री मरीन एनिमल्स, यानी कि छोटी छोटी मरीन एनिमल्स यानी कि जो समुद्री जानवर हैं उनके, जिसको हम लोग पल्प्स कहते हैं,
ठीक है। जब वो मर जाते हैं तो इनका स्केलेटन जो है वो सब आके एक जगह पे इकट्ठा होता है और ये बड़ा होता जाता है, और इस तरह से जो बनते हैं उन्हें हम लोग कोल आइलैंड कहते हैं, जो कि लक्षद्वीप भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन लिखे हैं, द साउथर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, यानी कि हिमालय का जो सबसे साउथ का हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका शिवालिक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं शरदयाज इज़ नोन एज, तो ये क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, इसका आंसर वेस्टर्न घाट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, द पलक स्ट्रेट्स लाई बिटवीन द कंट्री, तो आपकी जो पलक है ये कौन से उसमें है, तो आप बता देंगे इंडिया एंड श्रीलंका। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन क्योंकि हम इससे लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं तो इसलिए इसको हम अपना पड़ोसी देश कहते हैं कि शायद ये नहीं है। लेकिन हम इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक जल संधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जल संधि है उसका क्या नाम है, पाल्क स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं द इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी नोन एज, यानी कि वो इंडियन आइलैंड्स जो अरेबियन सी में है उनको हम क्या बोलते हैं, तो अरेबियन सी में कौन से हैं, आपके अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। ठीक है, इसके बाद लिखा है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज़, तो आप लिखेंगे अरावली हिल्स। ये देखिए यहाँ पे आपके सारे आंसर्स हैं, आप यहाँ से मैच आउट कर देंगे। अगर कोई गलत बता दिया हो तो आप उसे सही कर लेंगे। वैसे वेस्टर्न घाट वाला ही मैंने थोड़ा सा गलत बताया था, जो कि मैंने खुद ही करेक्ट कर दिया है। आगे चलते हैं, तो ये आपके फिलप्स हैं, तो अब इन फिलप्स को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ आपको सारे आंसर लिखे हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट, तो इंडिया का कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट हिमालयाज आर नोन एज, जो हमारा बड़ा सा हिमालय है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से। ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म ऑफ एरियाज, अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो आप लिखेंगे राजस्थान। उसके बाद लिखा है द रिवर नर्मदा फॉल इनटू सी, यानी नर्मदा रिवर जो है वो कौन सी नदी में गिरती है। हाँ, तो आप लिख लेंगे कि नर्मदा जो है वो आपका कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिखा है, ला लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज़, तो वो कौन सा लैंगिट्यूड है, लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 बराबर भागों में लगभग काटता है, तो वो आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद अब आपका मैप है, चलिए इसे मैप को डिस्कस करते हैं, वीडियो को फिनिश करेंगे फिर। अब देखिए ये रहा आपका कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये रहा आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि जो आपकी मानक रेखा है जिससे आपको टाइम पता चलता है, नंबर 2। देन नंबर 3 पे आपसे पूछा गया है वो स्टेट जहां आप रहते हैं, तो मैं दिल्ली में रहती हूं, मैंने अपना स्टेट बता दिया। ठीक है, अब आप कहाँ रहते हैं, आप अपने स्टेट को पॉइंट आउट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो आप जानते हैं कि ये रहा आपका ईस्टर्न घाट, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी वाले आंसर से मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश में मैप है नहीं, इसलिए मैं फ़िलहाल आपको जल्दी से इसी से बता देती हूँ। आप इसे इंग्लिश में लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद ये आपका लक्षद्वीप यानी लक्ष्य आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो ये दोनों भी आप लिख लेंगे। इस तरह से ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।